ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए हिंदी पर्यावरण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अविकारी शब्द के बारे में। जी दोस्तों, आप जानते होंगे कि अविकारी शब्द क्या है। जैसे कि हम लोग शब्द विचार में पढ़े थे, वहाँ पर बात किए थे कि अगर उच्चारण की बात करें तो परिवर्तन के आधार पर भी शब्द को दो भाग में बांटा गया है। एक हमारा विकारी होता है जिसमें संज्ञा, विशेषण और लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, और अविकारी वैसे है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण या लिंग के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्रीफ में कि आखिर इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो अविकारी शब्द होता है वो क्या होता है। जैसे में हमारा जो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आता है जिसको हम अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। उसके अंदर में संबंध बोधक की बात करेंगे शब्द की। उसके बाद में समुच्चय बोधक शब्द की बात करेंगे और विषमयादि बोधक यानी शब्द की बात करेंगे, और निपात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम 2019 में जो दिसंबर में CET एग्जाम हुआ, अगर हिंदी पेपर का अगर आप एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पर आपसे निपात से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और कुछ प्रश्न पर भी बात करेंगे जो इस चैप्टर से लिया गया और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन को हम इसमें लिए हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने का भी अवसर मिलेगा और अविकारी शब्द से आप अवगत भी हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अविकारी शब्द किससे कहेंगे। देखिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। देखिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अगर उसमें हम अ जोड़ देते हैं उपसर्ग तो उससे हमारा निर्माण होता है अविकारी, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें वचन हो या लिंग हो या काल हो या कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा अविकारी शब्द है यानी अपरिवर्तनीयशील है। इसमें क्रिया विशेषण सामान्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे, संबंध बोधक शब्द पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक शब्द पढ़ेंगे, विषमयादि बोधक पढ़ेंगे, और निपात शब्द ये जो है हमारे वो क्या है, अविकारी शब्द है, यानी इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब क्रिया विशेषण, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। अब उसी क्रिया में अगर हम उसकी विशेषता बता दें तो हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कहने का मतलब वैसे शब्द जो क्रिया के विशेषता बताए, यानी क्रिया की विशेषता यानी उसकी खासियत को बताए, वैसे शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण करते हैं। और क्रिया विशेषण एक का है अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है, इसी को अवयव भी कहा जाता है। जैसे में हम बात करें तो हम लोग बात किए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो हमारा भेद होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है हमारा? रीतिवाचक। क्या होता है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे में देखेंगे, रीति शब्द का अर्थ होता है ढंग या तरीका। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, तरीके, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें जिससे उसके ढंग, उसके तरीके, या वहाँ पर निषेध भी हो सकते हैं, निश्चय भी हो सकता है, अनिश्चय भी हो सकता है, इस प्रकार का चीज़ अगर उसके क्रिया के साथ लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उदाहरण की बात करें, जैसे में देखिए, जैसे में ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, अवश्य, न, नहीं, मत, क्योंकि, चूंकि, अतः, इसलिए, धीरे धीरे, तेजी से, जोर जोर से, ध्यानपूर्वक, ये तमाम जो हमारे अवयव है वो हमारी क्रिया विशेषण के ही प्रकार में से कौन है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह ऐसे लिखता है, यानी लिखने का एक तरीका है, उसका एक ढंग है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया के प्रकार का बोध करा रहा है आपको, ये समझ का बोध करा रहा है कि उसके ऐसे लिखता है, मतलब इस प्रकार से लिखता है या उसके लिखने का ही प्रकार का ये ढंग है। और एग्जाम्पल पर बात करेंगे, जैसे में वह शायद जाए, यानी अब देखिए यहाँ पर शायद जो शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह शायद जाए, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर है, वो शायद जाए है कि नहीं। ये शायद शब्द जो हमारा है वहाँ पर देखिए जाए, ये हमारा क्रिया है और क्रिया की क्या करता है, एक तरीका बता रहा है या उसकी विशेषता कहें तो हमारा ये शायद लगा हुआ है। देखिए क्रिया के अनिश्चित का बोध कराता है। क्या कराता है? अनिश्चित का बोध कराता है। इसमें देखिए सेकेंड जो एग्जाम्पल है, मैं नहीं खेलूँगा। मैं नहीं खेलूँगा, यहाँ पर सीधा मना करने का सेंस आ रहा है, तो क्रिया के क्या हो गया? निषेध बोध कराता है। निषेध का मतलब होता है मना कर देना। जैसे यहाँ पर धूमपान करना निषेध है, यानी इस स्थल पर आप धूमपान नहीं कर सकते, यहाँ पर निषेध है यानी सख्त मना है। ठीक है,
सेकेंड बात करेंगे, अगर क्रिया विशेषण की बात करें जो 4 प्रकार, उसमें से सेकेंड जो हमारा प्रकार आता है वो हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें। जिस शब्द से क्रिया के न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर नाप तोल के सेंस मिलेंगे और यहाँ पर न्यूनतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे तमाम जो को इंडिकेट करता है, वैसे जो हमारे जो शब्दांश होंगे, जो हमारे अवयव होंगे, वो हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे में देखिए, इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, बहुत, कम, खूब, अधिक, अति, अत्यंत, फिर उसमें अतिशय, केवल, बस, काफ़ी, ज़रा, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा, जैसे तिल तिल, बारी बारी से, क्रमशः, ये जैसे जो हमारे एक एक से, कर आदि, ये जो हमारे जो शब्द हुए ये हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और कैसे क्रिया विशेषण होंगे, तो हमारे परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से ये हमारा सेकेंड प्रकार है। पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सेकेंड हमारा क्या है यहाँ पर जो हम अभी पढ़े थे, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। और एग्जाम्पल पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे यहाँ देखिए, गीता थोड़ा खाती है। देखिए वो गीता के खाने की जो मात्रा हुई वो थोड़ा ही, न्यूनतम का बोध करा रहा है। फिर देखिए, मैं बहुत पढ़ता हूँ, यहाँ पर अधिकतम यानी अधिकता यानी मैक्सिमम का बोध करा रहा है कि हम बहुत लंबे समय तक, या हमारे पढ़ने की जो अवधि है वो लंबे समय अंतराल तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अधिकता का बोध करा रहा है यानी मैक्सिमम का बोध करा रहा है। फिर देखिए, राम कितना सोता है, अब तुलना करें, हम कंपेयरिंग करें, राम 2 घंटे सोता है, 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोता है, 5 घंटे सोता है, यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, राम कितना सोता है, तो तुलना करने का सेंस आया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम तीसरा जो हमारा प्रकार है उसमें से हमारा स्थानवाचक। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर स्थान यानी जगह की बात होगा। ये दोस्तों नाम से स्पष्ट है तो इसका जो मूल अर्थ होगा वो भी स्थान से ही संबंधित होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा को का बोध कराए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में यहाँ, वहाँ, यहीं, कहीं, बाहर, भीतर, इधर, उधर, पास, दूर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे की तरफ की ओर आदि। ये जो हमारे तमाम जो अवयव होंगे वो स्थान यानी जगह की ओर इंडिकेट करेंगे कि आखिर उस स्थान से आप कितना अलग है या उसके कितना समीप है। ठीक, उसके दाएं है या उसके बाएं है या उसके ऊपर या उसके नीचे है। ऐसे अवयव जो आएंगे वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, या वह यहाँ रहता है, अब यहाँ पर स्पेस की बात करें, यहाँ वो यहाँ पर रहता है तो स्थान की स्थिति का बोध करा रहा है। फिर सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, सड़क की बाईं ओर चलो, यानी बाईं ओर के मतलब एक दिशा की इंडिकेट कर रहा है। तो हमने स्पष्ट किया था वहाँ पर स्थान की जगह पर यानी दिशा भी हमारा हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी आपको निर्देशित हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर दिशा जो हुआ क्या हुआ, बाएं हुआ। और ये हम लोग भी जानते हैं कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलनी चाहिए और हमको ट्रैफिक का रूल्स वगैरह जो होता है, जेब्रा क्रॉसिंग, वो चीज़ को हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तीसरा, काल। काल का मतलब होता है समय, और कालवाचक यानी समय की ओर हमको इंडिकेट करेगा। देखिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, जो शब्द क्रिया के समय, अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल से ही स्पष्ट होता है कि समय का बोध कराएगा, और समय का मतलब हुआ कौन सा कार्य कब किया गया, या उसके करने के क्या अंतराल रहे, या उसके क्या बारंबारता रहे, वो कितना, उसका जो फ्रीक्वेंसी कितने थे, वो तमाम जो हमारी चीज़ को अगर इंडिकेट करता है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे में देखिए, आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, साय मतलब सुबह के शाम के वक्त को कहते हैं। प्रातः मतलब सुबह का वक्त होता है, और तुरंत, पहले, आजकल, दिन भर, नित्य मतलब डेली का कार्य को हम नित्य कार्य करते हैं। सदा, लगातार, सदैव, बहुत, प्रतिदिन, उसके अंदर रोज है ना, कई बार, उसके अंदर में बार, हर बार, ये तमाम जो अवयव हो गए वो हमारे काल सूचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे में श्री मरांडी अभी जा रहे हैं, यानी ये एक नाम है, श्री मरांडी जो है, श्री मरांडी अभी जा रहे हैं, यानी तत्काल की समय को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जैसे में क्रिया के समय का बोध हो रहा है। फिर देखिए, मी जॉन आजकल खेलते, आजकल खेलते हैं, यानी मी जॉन की जो स्थिति है वो लगातार आजकल क्या है, वो खेलते यानी खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको फ्लाइट मोड कर देते हैं तो किसी का भी कॉल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में करें, मोहम्मद रहीम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। मोहम्मद रहीम जो है वो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन जो हुआ हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, क्रिया की बारंबारता बता रहे हैं, यानी पढ़ने की जो उसका काम है, जो क्रिया है वो लगातार एवरीडे यानी प्रतिदिन वो होती रहती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, उसी को हम लोग बारंबारता यानी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा है वो संबंध है। तीसरा जो हमारा है, आगे देखिए तीसरा की बात करें, अब यहाँ पर देखें तो तीसरा में हम चलते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर हम
तीसरा को ले लेते हैं। तीसरा हमारा आता है संबंध बोधक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर संबंध को इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पर, संबंध को इंडिकेट करेगा। यानी जो शब्द वाक्य के विभिन्न पदों पर परस्पर संबंध व्यक्त करे उसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल पर बात करेंगे, आखिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। जैसे में देखिए, अगर उस शब्द में अगर हमको ऐसा अवयव मिल जाता है लगा हुआ, जैसे में का, के, की, ना, ने, रा, रे, री, सा, से, सी, पर आदि, तो ये हमारे क्या होंगे, संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे। पद की बात करें, पद देखिए जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो वह पद कहलाते हैं। पद स्वतंत्र नहीं होते, जैसे कमल, कमल ने खाना खाया है, कमल ने क्या किया, खाना खाया। इस वाक्य में आए सभी शब्द जो हमारे पद होंगे, यानी कहने का मतलब शब्द जो कमल हो गए, ने हो गए, खाना हो गया, खाया, ये तमाम पद है और तमाम पद के मेल से ही हमारा वाक्य का निर्माण हुआ है। अब समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक को हम लोग अंग्रेजी में कंजक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंजक्शन कहते हैं, यानी जोड़ने का कार्य ये हमारा करता है। जैसे बात करें जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करे वो हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है, यानी कंजक्शन कहलाता है। जैसे बात करें परंतु, यदि, अथवा, नहीं तो, लेकिन, फिर भी, क्योंकि, इसलिए और यह, अन्यथा, किंतु आदि, ये तमाम जो हमारे अवयव हुए वो हमारा समुच्चय बोधक अवयव हुए, जो दो या दो से अधिक वाक्य को एक साथ जोड़ने यानी कंबाइन करने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है, और इसको हम लोग कंजक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे हम देखें, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो वाक्य, वह गरीब है तथा क्या है, वो ईमानदार है। तो यहाँ पर दो वाक्य को एक साथ संयुक्त किया गया है और यहाँ पर जो हमारा जो अवयव चीज आया है परंतु, ये हमारा समुच्चय बोधक आया। ठीक है, उसके बाद में हम विषमयादि बोधक की बात करेंगे। विषमयादि बोधक क्या है, देखिए विषमयादि बोधक शब्द की बात करें, जो शब्द हर्ष हो, क्रोध हो, पीड़ा, दुख, आश्चर्य आदि की मनोभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमयादि कहते हैं, यानी इसी को अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे एक अगर आश्चर्य होता है, यानी अगर मान लीजिए आप सफलता हासिल करते हैं तो आपके मन में एक उत्साह, एक जोश उमंग की भावना आती है। या कोई भी अगर आप क्रिकेट खेलते हो या किसी प्रकार की अगर खेल खेलते हो, अगर उसमें आप विजय होते हो, आप विनर होते हो, तो आपके अंदर जिस प्रकार की मनोबल आपके अंदर जो प्रकट करते हैं वो हमारा विषमयादि होते हैं। उसी कड़ी में अगर बात करें, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, अप्रिय घटना आपके साथ घटती है, उस वक्त जो आपके मनोभावना, जो आपके अंदर की जो प्रवृत्ति होती है वो भी हमारा विषमयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे में देखिए, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, अब यहाँ पर उस दृश्य, उस व्यू को देखे, उस जगह को देखे हमारे मनोबल, हमारे मन में क्या आश्चर्य की भावना अगर उत्पन्न हुई है तो उसको हम कहते हैं। जैसे वाह, ओ, हाय, छी, आ, ये तमाम जो चीज़ अवयव है वो हमारा विषमयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ जो हमारा जो विशेषण था, हम लोग चार बात पर है। सबसे पहले कि आखिर हम लोग विकारी शब्द किसको कहते हैं, आखिर विकारी शब्द को किस प्रकार से हम जानते हैं, ये हम पढ़ लिए। अब समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ ली। अब हमारा जो लास्ट बचा है विषमयादि पढ़ लिए। अब हम निपात के बारे में जानेंगे। लेकिन निपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निपात बहुत ही सिंपल है और सरल भी है, आप इसको समझिएगा। निपात क्या होता है, जो शब्द वाक्य में बलाघात के लिए, यानी बलाघात के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा निपात कहलाते हैं। बलाघात क्या होता है, यानी कहने का मतलब हुआ वाक्य में बल देने के लिए, यानी एक वाक्य को बल देने के लिए। बल का मतलब हुआ उस पर ज़्यादा दबाव देने पर, प्रेशर देने पर, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के देने पर जो अगर उसमें हम देते हैं वो हमारा निपात कहलाता है। इसकी चर्चा हम इसे प्रीवियस क्लास में भी कर चुके थे। अगर आप को अगर हम कहेंगे कि आप निपात और ग्लोरियस कोचिंग सेंटर वहाँ पर टाइप करेंगे पर यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे ताकि आपको निपात के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। जैसे में देखिए, मैं भी जाऊँगा, यहाँ पर भी क्या है, भी यहाँ पर निपात है। देखिए मैं जाऊँगा फिर भी सही वाक्य है, अगर भी लगा देते हैं तो एक प्रकार का एक प्रेशर बन रहा है कि मैं भी जाऊंगा, यानी हम जाने के लिए प्रबल है। यहाँ पर मैं ही क्यों जाऊं, यहाँ पर ही, भी, तो, ये तो हमारा क्या है, यहाँ पर निपात है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में आपको निपात, आपको ऑप्शन में 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको निपात जो होगा वहाँ पर आपको टिक आउट करना पड़ेगा। 2019 के पेपर में आपके लिए उदाहरण है, 2019 के पेपर में आप देखेंगे CET जो एग्जाम पेपर 1 to 5 हुआ, वहाँ पर हिंदी में देखेंगे आपको निपात से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका एनालिसिस आप जाके कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। हम जैसे वादा किया था कि अंत में कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है। अभी हम जस्ट पढ़ें कि अवयव के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके लिए 1 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं,
5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या आपका 4 भेद होते हैं। तो हम बात करें तो जो अभी हम जस्ट पढ़ाए थे आपको कि अवयव के कितने भेद होते हैं, तो अवयव के 5 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, डी होगा। 5 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर निपात को भी हम लोग यहाँ पर किए हैं, यानी क्रिया विशेषण आपका हो गया, संबंध बोधक शब्द हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया, विषमयादि बोधक हो गया और निपात। आपका कुल कितना हो गया, आपका 5 हो गया। जो अवयव है, अवयव को ही हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो एक का क्या होगा, डी। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, क्रिया व्याकरण को आप मानेंगे, क्रिया व्याकरण को आप क्या मानेंगे, अविकारी शब्द की श्रेणी में रखेंगे या विकारी शब्द की श्रेणी में रखेंगे या निपात में रखेंगे या संबंध बोधक के शब्द में रखेंगे। यहाँ पर क्रिया की बात हो रही, और क्रिया आप जाने कि हमारा क्रिया क्या है, ये हमारा अविकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। यथासंभव की बात करें, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यथासंभव की व्याकरणिक कोटि बताइए, कौन सी कोटि में इसको आप रखेंगे, यथासंभव संज्ञा में आप रखेंगे या संप्रदान कारक को रखेंगे या स्वर्गनाम या अवयव के अंतर्गत रखेंगे। तो 3 का आप यथासंभव, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पर यथा जो हमारा अवयव है, तो अवयव में यथा ही नहीं हो सकता बल्कि यथा ही रहेगा, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर डी यानी अवयव के अंतर्गत रखेंगे। अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में वह तेज दौड़ता है, क्या करता है वो, क्वेश्चन देखेंगे, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, में काले छपे शब्द की व्याकरणिक कोटि बताइए, यानी वह तेज दौड़ता है तो आपको बताना है इसकी व्याकरणिक कोटि क्या होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है कि या आप इसको विशेषण के अंतर्गत रखेंगे या क्रिया विशेषण रखेंगे या प्रतिवेशन में रखेंगे या संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आप ऑप्शन बताएंगे, विशेषण में या क्रिया विशेषण में या प्रविशेषण में रखेंगे या संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो गौर से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारा एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर वो तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हुआ और तेज हमने उसमें लगा दिया, तो वो हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण हो गया। उसी को अंग्रेजी में हम एडवर्ब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से अवयव कौन सा है, यानी इसमें से आपको अवयव बताना है कौन सा अवयव है, इधर अवयव है, आज अवयव है, यहाँ या इनमें से सभी है। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी यहाँ पर सब अवयव है, यानी आज में भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इधर को इधरों लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते, यहाँ का यहूं नहीं लिख सकते, यहाँ ही लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 5 का सही होगा, यानी यहाँ पर चारों के चारों 5 क्या है, आपका अवयव है। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि उन शब्दों को अवयव कहते हैं, किनको अवयव कहते हैं, जिन पर वैज्ञानिक को लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो शब्द क्रिया विशेषण का काम करते हैं, जो शब्द प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जो शब्द संयोजन का काम करते हैं। तो 6 का आप उत्तर दीजिएगा, 6 का हो जाएगा, जिन पर वैज्ञानिक कोटियों लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको हम अवयव कहते हैं, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो आई होप कि 6 में 6 क्वेश्चन आप सही बनाए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।